नमस्कार दोस्तों, नो बुक चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान अध्ययन राजस्थान बोर्ड की बुक से ये सीरीज़ जो है वो हमने शुरू की हुई है। राजस्थान की क्लास 10th की राजस्थान बोर्ड की बुक हम इसमें पढ़ा रहे हैं। इसमें अभी तक हम 4 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसमें हम राजस्थान के जितने भी राजवंश हैं उनको पढ़ा चुके हैं और बाकी के जो बचे हैं वो राजवंश आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो दिस इज़ अबाउट मी, माई नेम इज़ परवेश तैनूरिया एंड दिस इज़ माई सम स्मॉल ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लिए कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रणथंभौर का चौहान वंश एवं इस वंश के प्रतापी राजा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। देखिए, राजस्थान में रणथंभौर के जो चौहान है उस चौहान वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक रहे हैं हम्मीर देव। तो वो जो हम्मीर देव है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। इससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना गोविंद राज ने की थी। तो गोविंद राज जो थे वो थे पृथ्वीराज तृतीय, मतलब पृथ्वीराज चौहान के पुत्र, जिन्होंने स्थापना की थी रणथंभौर के चौहान वंश की। यहीं आगे जाके हम देखते हैं कि वीर नारायण का जो संघर्ष है वो भी इल्तुतमिश के साथ हुआ था। इल्तुतमिश वही व्यक्ति है जिसने मेवाड़ के जैत्र सिंह के साथ भी लड़ाई लड़ी थी। तो यहाँ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी वीर नारायण के साथ में। अब हम यहाँ देखते हैं हम्मीर देव जो है, हम्मीर देव ने अपने राज्यारोहण के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई। आबू, कठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों को इन्होंने अपनी अधीनता स्वीकार करने पर विवश कर दिया और साथ ही मेवाड़ के जो समर सिंह थे उनको परास्त भी किया। 1291 में जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से पहले गुलाम वंश का शासक था। हम्मीर द्वारा मंगोल विद्रोहियों को शरण देने से दिल्ली का सुल्तान अब अलाउद्दीन खिलजी हम्मीर से नाराज हो गया। तो हम्मीर ने क्या किया था, जो मंगोल विद्रोही थे उनको शरण दे दी थी अपने यहाँ पर, जिससे नाराज हो गया अलाउद्दीन खिलजी। और जब हम्मीर ने विद्रोहियों को लौटाने से मना कर दिया तो 1299 में खिलजी ने आक्रमण कर दिया रणथंभौर के ऊपर, मगर तुर्क सेना को उसने पराजित कर दिया। किसने पराजित कर दिया? हम्मीर ने। तो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सेना लेकर पहुंचा रणथंभौर, मगर उसे उस समय युद्ध में सफलता नहीं मिली। तो उसने छल एवं कपट का सहारा लेके हम्मीर को हरा दिया। और उसके जो दरबारी थे जिन्होंने विश्वासघात किया था हम्मीर के दरबारियों ने, उस वजह से हम्मीर हारा गया। और तब वहाँ की जो रानी थी हम्मीर की, रंग देवी, उसने महिलाओं के साथ जौहर किया। यह राजस्थान का पहला जौहर माना जाता है। और ये जो जौहर हुआ था ये हुआ था जल में, इसलिए कहते हैं इसे जल जौहर। तो ये राजस्थान का पहला और अंतिम जल जौहर भी था। देखिए, जौहर, शाका और केसरिया, जौहर और केसरिया जो होते हैं उनको मिलके बोलते हैं शाका। जब स्त्री और पुरुष दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो कहलाता है शाका, और शाका कहलाता है। और जब केवल महिलाएं ही अपने आप को आग में या जल में समर्पित कर देती हैं या मर जाती हैं तो वो कहलाता है जौहर। और जब पुरुष होते हैं वो केसरिया वस्त्र पहनते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं लड़ते हुए, तो वो कहलाता है केसरिया। और केसरिया प्लस जौहर मिलकर कहलाते हैं शाका। तो हम्मीर वीर, उदार एवं शरणागत की रक्षा करने वाला शासक था। और इनको बहुत हठी शासक भी बोलते हैं। ऐसा कहते हैं कि इनको जब एक बार हट चढ़ जाती थी तो ये उस हट को पूरा करने के लिए कुछ भी करते थे। इसीलिए इनके संबंध में एक दोहा भी लिखा गया है, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो ये इनके हट से संबंधित एक दोहा लिखा गया है। अब आगे देखते हैं हम जालोर का चौहान वंश, इस वंश के प्रतापी शासक। जालोर मध्यकालीन इतिहास में अपने एक विशिष्ट स्थान रखता है। दिल्ली से गुजरात व मालवा जाने के लिए ये जो जालोर है ये बीच में स्थित था। मतलब अगर आपको दिल्ली से गुजरात या मालवा जाना है तो जालोर बीच में आता था। दिल्ली के प्रत्येक शासक के लिए एक आवश्यक कार्य था कि वो जालोर पर अपना कब्जा जमाए। दिल्ली सल्तनत के समय जालोर पर चौहानों का अधिकार था 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। जालोर के इस चौहान वंश का संस्थापक था कीर्तिपाल। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था कीर्तिपाल और रणथंभौर का था गोविंद राज, जिसने 1181 ईस्वी में इस राजवंश की नींव रखी थी। इसके बाद कालांतर में आते हैं कान्हड़ देव। कान्हड़ देव जो है वो काफ़ी फेमस है, इस वजह से हमने सीधा
कान्हड़ देव के बारे में पढ़ रहे हैं जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो 1305 से लेकर 1311 तक कान्हड़ देव ने जालोर के शासक के रूप में राज किया। तो ये सबसे शक्तिशाली शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के गुजरात आक्रमण के समय रास्ता देने को लेकर कान्हड़ देव एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य विवाद हुआ और इसी विवाद को सुलझाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को बुलाया गया। कहाँ पे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में बुलाया गया था कान्हड़ देव को। तो कान्हड़ देव को समझा बुझाकर जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था वो ले गया, लेकिन दिल्ली दरबार में जब कान्हड़ देव ने देखा कि उनका बहुत अपमान हुआ है तो वो वापस आ गए और वापस संघर्ष शुरू हो गया कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच। नैणसी जो है वो इस युद्ध का कारण कान्हड़ देव के पुत्र वीरम देव द्वारा अलाउद्दीन की पुत्री थी फिरोजा, उससे विवाह ना करने या इनकार करने को बताया गया है। तो वीरम देव जो थे उन्होंने मना कर दिया था कि वो फिरोजा के साथ विवाह नहीं करेंगे। 1308 ईस्वी में सुल्तान ने जालोर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार कर लिया और उसका नाम खैराबाद रखा। तो जो जालोर का किला है सिवाना, उसका नाम बदलकर रख दिया गया खैराबाद। ठीक है, तो खैराबाद के बारे में हम बाद में देखेंगे कि क्या है खैराबाद। इसके आगे हम देखते हैं क्या होता है। देखिए इसके बाद क्या हुआ, अब अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने घेरा डाल लिया जालोर के ऊपर, लेकिन सुल्तान को इस बार भी सफलता नहीं मिली। फिर जैसा कि राजस्थान में अधिकांश राजपूत राजाओं के साथ हुआ कि उनको किसी न किसी ने धोखा दिया और वो हार गए। तो अंत में कान्हड़ देव के एक दहिया सरदार बीका के विश्वासघात के कारण दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का हो गया अधिकार। तो कान्हड़ देव लड़ता हुआ मारा गया और किले की महिलाओं ने किया जौहर। अलाउद्दीन ने जालोर जीतकर उसका नाम रखा जलालाबाद। तो खैराबाद नाम रखा था किसका? रणथंभौर के किले का, और यहाँ का नाम रखा जलालाबाद। और खिजराबाद रखा था, मैंने आपको पढ़ाया था मेवाड़ में, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए खिजराबाद नाम किसका रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब हम बात करते हैं आमेर का कछवा वंश, जो कि काफ़ी फेमस वंश रहा है और जिन्होंने अकबर की सबसे ज़्यादा सहायता की है। कछवाहा अपनी उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार कूर्म नामक रघुवंशी शासक की संतान होने के कारण यह कूर्म वंशीय भी कहलाने लगे और साधारण भाषा में उन्हें कछवाहा कहा जाने लगा। ढूंढान प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कछवाहों को मीणाओं तथा बड़ गुजरों से संघर्ष करना पड़ा। पहले यहाँ पर अधिकार हुआ करता था मीणाओं का और बड़ गुजरों का। इनकी प्रारंभ में राजधानी, कछवाहों की प्रारंभ में राजधानी रही दौसा, और जिसे बाद में इन्होंने स्थानांतरित कर लिया था आमेर। तो कछवा प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे। 1137 में दुल्हे राय ने बड़ गुजरों को परास्त कर ढूंढान में नवीन राज्य की स्थापना की। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कछवाहा राजवंश की स्थापना किसने की, तो आपका आंसर होगा दुल्हे राय के द्वारा। दुल्हे राय ने ही जमवा रामगढ़ में मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो बाद में राजधानी बनाया गया जमवा रामगढ़ को और कालांतर में फिर राजधानी बनाया गया आमेर को। 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने आमेर में मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो कोकिल देव ने आमेर में मीणा को फिर परास्त किया और बनाया राजधानी आमेर को। तो कितनी राजधानी परिवर्तित होगी? 3। सबसे पहले कौन सी थी, फिर उसके बाद कौन सी थी और अंत में कौन सी थी? आमेर। तो ये तीनों राजधानी आपको ध्यान रखनी किसने कौन सी बसाई थी। अब बात करते हैं हम भारमल की, क्योंकि भारमल से ही इतिहास शुरू होता है अकबर के साथ में कछवाओं का। भारमल बहुत ही कठिन परिस्थिति में आमेर का शासक बना था। अपनी सत्ता के लिए उसे हर मजबूत सहारे की आवश्यकता थी और यह मजबूत सहारा उसने देखा मुगल शासक अकबर के रूप में। भारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक था। तो पहला राजपूत शासक था। और राठौड़ों का पहला राजपूत शासक कौन था राठौड़ों में? वो था कल्याणमल। अकबर जनवरी 1562 ईस्वी में अजमेर की यात्रा पर आया था। अजमेर से लौटते समय सांभर में भारमल ने 1562 में अपनी पुत्री हरखाबाई, जिसे कालांतर में मरियम उजमानी के नाम से भी जाना गया, का विवाह अकबर के साथ कर दिया। और जहांगीर जो है इसी हरखाबाई का पुत्र था। 1562 ईस्वी में सांभर में ही अपने पुत्र भगवान दास और पौत्र मानसिक सहित इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो सबसे ज़्यादा भगवान दास और मानसिंह ने सेवा की थी अकबर और उसके पुत्रों की।
भगवान दास 1573 से लेके 1589 तक। भगवान दास 1573 ईस्वी में आमेर की गद्दी पर बैठा। इसने सरनल के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। यह 7 वर्ष तक पंजाब का सूबेदार भी रहा। इसने 1585 ईस्वी में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ तय किया। खुसरो मानबाई व जहांगीर का पुत्र था। 1589 ईस्वी में लाहौर में भगवान दास की मृत्यु हो गई। तो भगवान दास के बाद आया उसका पुत्र मानसिंह, जो कि पौत्र भी था किसका? भारमल का। ठीक है। मानसिंह केवल 12 वर्ष की आयु में ही मुगलों की सेवा में चला गया था। इसने अकबर एवं जहांगीर 2 मुगल सम्राटों के यहाँ सेवा की। अकबर ने रणथंबोर अभियान में सुरजन हांडा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में मानसिंह ने भूमिका निभाई थी। गुजरात अभियान के दौरान 1573 ईस्वी में मानसिंह के महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर भी गया था। देखिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था मेवाड़ का इतिहास, तो मैंने आपको बताया था एक ट्रिक बताई, JMB। तो पहले कौन गया था उसके बारे में मैंने ट्रिक बताई थी, फिर दूसरा कौन गया था और तीसरा कौन गया था और लास्ट में कौन गया था। कुल 4 लोग थे जो कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप के पास प्रस्ताव लेकर गए थे। तो इसमें से दूसरा था JMB में M मतलब मानसिंह। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया। यह अकबर के नवरत्नों में भी सम्मिलित था। अकबर ने इसे उपाधि दी थी बेटा, जिसे बोलते हैं फर्जंद। तो अकबर ने फर्जंद की उपाधि किसको दी थी? मानसिंह को दी थी, और साथ में दिया 7000 का मनसब। 1589 में जब यह बिहार का सूबेदार था तो इसके पिता भगवंत दास की मृत्यु हो गई और 1589 में यह बना आमेर का शासक। मानसिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अभिन्न अंग बनाया। मानसिंह की मृत्यु 1614 ईस्वी में इलीचपुर में हुई थी। तो मानसिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई? इलीचपुर में। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनता है। मानसिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। इसके समय में मान चरित्र महाराज कोश नामक ग्रंथ लिखे गए थे। तो ये आप जो ग्रंथ हैं वो याद रखिए। मान चरित्र महाराज कोश कहाँ किसके टाइम पे लिखे गए थे? मानसिंह के समय में। इसी के समय मुरारी दान ने मान प्रकाश व जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की। मानसिंह के समय ही रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रानी कंकावती ने। तो जो जगत सिंह थे वो युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, तो उन्हीं की याद में मानसिंह की जो पत्नी थी उसने इसका निर्माण करवाया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मानसिंह की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? इलीचपुर में हुई थी। तो इसके बाद आते हैं मिर्जा राजा जयसिंह। देखिए, मिर्जा राजा जयसिंह को आप सवाई जयसिंह से कंफ्यूज ना करें, दोनों ही अलग अलग है। तो मिर्जा राजा जयसिंह 11 वर्ष की आयु में 1621 में जयसिंह और आमेर का शासक बना। इसे 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हो। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 3 राजाओं की सेवा किसने की थी? जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब की मिर्जा राजा जयसिंह ने। 1623 ईस्वी में इसे मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में भेजा गया, जहां इसने अद्भुत साहस और वीरता का परिचय दिया। इसने उत्तर पश्चिम सीमांत में उज्बेकों के विद्रोह को दबाया। 1630 ईस्वी में जयसिंह ने खान जहां लोदी के विद्रोह को भी दबाया। यहाँ 1636 ईस्वी में शाहजहाँ के साथ बीजापुर और गोलकुंडा के अभियान पर दक्षिण भारत गया। तो मिर्जा राजा जयसिंह जो थे वो दक्षिण में जब अभियान पे गए थे तो इन्होंने ही शिवाजी जो था उनको थोड़ा सा परेशान किया था और पुरंदर को जीतने में भी ये सफल रहे थे। और इसके साथ ही जयसिंह और महाराजा शिवाजी के बीच में एक संधि हुई थी जिसे हम बोलते हैं पुरंदर की संधि। और पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी जो थे वो आगरा में आए थे बातचीत करने के लिए, लेकिन वहाँ उन्हें बंदी बना लिया गया, जिससे जयसिंह काफ़ी आहत हुए थे। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी विचार नहीं था उनको बंदी बनाने का, लेकिन उनको जब बंदी बना लिया गया तो वो काफ़ी दुखी हुए। लेकिन जैसे तैसे करके महाराजी शिवाजीराव वहाँ से निकल गए थे। तो पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी, जिसे आपको याद रखना है कि ये 1665 में संधि हुई थी। कौन सी? पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि जयसिंह की दूरदर्शिता एवं शक्ति की पराकाष्ठा थी। वे अनेक भाषाओं का ज्ञाता एवं विद्वानों का सम्मान करने वाला भी था। प्रसिद्ध कवि बिहारी का वह आश्रय दाता था। बिहारी ने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह के बीच में डिफ्रेंशिएट आपको करके चलना है।
अब बात करते हैं हम सवाई जयसिंह की। तो सवाई जयसिंह जो थे, जयसिंह प्रथम की तुलना में वीरता और वाकपटुता को अधिक मात्रा में पाकर औरंगजेब ने इनका नाम रखा सवाई जयसिंह, मतलब बुद्धि में ये सवाई थे एज कम्पेयर टू मिर्जा राजा जयसिंह, क्योंकि वह जयसिंह प्रथम से बढ़कर थे। इसी समय से जयपुर के सभी राजा अपने नाम के पहले सवाई पद का प्रयोग करने लगे। 1700 ईस्वी में जयसिंह ने आमेर का राज्यभार संभाला। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार युद्ध में जयसिंह ने आजम का पक्ष लिया, मगर जाजऊ के युद्ध में मुअज्जम विजयी रहा। अतः मुअज्जम, जो बहादुर शाह के नाम से शासक बना, ने आमेर पहुंचकर विजय सिंह को शासक घोषित कर दिया। तो बहादुर शाह था वो खफा था सवाई जयसिंह से। मेवाड़ की सहायता से जयसिंह ने आमेर को पुनः प्राप्त कर लिया। मुगल सम्राट ने भी इसे आमेर का शासक बाद में स्वीकार कर लिया, और बाद में जब फर्रुखसियार आते तो उसने जयसिंह को मालवा का सूबेदार भी बनाया। जयसिंह के प्रयासों से 17 जुलाई 1734 को राजपूत राजाओं का हुरना सम्मेलन बुलाया गया। तो हुरना सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार मेंस में पूछा गया है। हुरना सम्मेलन पर टिप्पणी लिखिए। तो ये सम्मेलन बुलाया गया था जयसिंह के द्वारा, और इसकी अध्यक्षता की गई थी मेवाड़ के महाराजा के द्वारा। तो सवाई जयसिंह ने 1729 में बूंदी के मामले में भी हस्तक्षेप किया था, जिसने मराठाओं को राजस्थान की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर भी दिया। तो बूंदी की क्या कहानी थी ये हम बाद में देख लेंगे, अभी आगे देखते हैं। जयसिंह ने मराठा एवं मुगल सम्राट के मध्य समझौता कराने के लिए मध्यस्थता भी की थी। तो 1743 ईस्वी में जयसिंह की मृत्यु हो गई। इसने 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा था। तो ये आप ध्यान रखिए, 7 मुगल शासकों का शासनकाल किसने देखा था? सवाई जयसिंह ने। और हुरडा सम्मेलन सवाई जयसिंह। बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया था किसने? सवाई जयसिंह ने। बेसिकली क्या था, सवाई जयसिंह की जो बहन थी वो बूंदी के राजा से विवाहित थी, तो उसका जो पुत्र था वो राजा बनने का हकदार था, पर बूंदी के राजा ने उनको राजा न बनाकर अपनी दूसरी रानी के बेटे को राजा बनाया। तो सवाई जयसिंह ने इस मामले में हस्तक्षेप किया था। 1725 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई और उसका नाम जीज मोहम्मद शाह रखा। उसने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। तो ये भी आपको ध्यान रखना, उनके ज्योतिष ग्रंथ का नाम था जयसिंह कारिका, और नक्षत्रों की सारणी का नाम था जीज मोहम्मद शाही। जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में वैधशाला, मतलब जिसे हम बोलते हैं, और ऑब्जर्वेटरी वो भी बनवाई। तो जयपुर की वैधशाला सबसे बड़ी वैधशाला है, और यहाँ पर सौर्य यंत्र भी रखा हुआ है, जिसे कहा जाता है जंतर मंतर। जुलाई 2010 में जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। जयसिंह ने एक बंगाली वास्तुशास्त्री विद्याधर से एक नगर का नक्शा बनवाकर 1727 ईस्वी में आयताकार खंडों वाले एक नगर का निर्माण करवाया। तो इसका मतलब है जयपुर की ये बात कर रहे हैं, और जयपुर का नक्शा किसने बताया? विद्याधर ने। वास्तुशास्त्री थे। वह अंतिम हिंदू नरेश था जिसने अश्वमेव यज्ञ संपन्न कराया। इसके बाद कोई भी अश्वमेव यज्ञ किसी भी राजा ने नहीं कराया। 1734 ईस्वी में इसने जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण भी करवाया। इसने जयगढ़ में जयबाण तोप का निर्माण, देखिए जयगढ़ के किले का निर्माण इन्होंने नहीं करवाया था, लेकिन नाहरगढ़ का जो किला था उसका निर्माण इन्होंने जरूर करवाया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार कि जयगढ़ जो है उसमें जयबाड़ तोप का जो इन्होंने निर्माण करवाया था, वो जयबाड़ तोप जो थी वो कैसी थी। तो ये आप देखिए यहाँ पर जयबाड़ तोप कैसी थी वो देख लेते हैं। यह है जयबाड़ तोप, जो कि बहुत बड़ी तोप, और ऐसा कहा जाता है ये एक बार ही चलाई गई थी, और इसका गोला 30 किलोमीटर दूर जाके गिरा था, जहाँ पर एक तालाब का निर्माण हो गया था, और वो तालाब आज भी स्थित है। तो चलिए आगे देखते हैं। जिसने सती, ये जो पहला शासक था जिसने सती प्रथा की रोकथाम के लिए तथा विधवा विवाह को मान्यता भी प्रदान की थी। और सवाई जयसिंह ने साथ में बनाया चंद्रमहल और सिसोदिया रानी का महल। तो सिसोदिया रानी का महल जो है वो स्थित है, तो एक बार आप यहाँ देख लीजिए, सिसोदिया का रानी बाग, जिसे हम सिसोदिया बाग के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो बाग था ये बनवाया था किसने? जयसिंह ने। तो चलिए आगे देखते हैं हम जैसलमेर का भाटी राजवंश। जैसलमेर का भाटी राजवंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। जैसलमेर का भाटी राजवंश स्वयं को चंद्रवंशीय यादवों से संबंधित करता है, और ये अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते हैं।
तो विजयराज के शासनकाल में भाटियों का नियमित इतिहास मिलता है। विजयराज का पुत्र भोज हुआ, वह गौरियों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था। इसका उत्तराधिकारी जैसल था, जिसने जैसलमेर की नींव रखी। राव जैसल ने रखी जैसलमेर की नींव। और जैसलमेर के किले को कहते हैं स्वर्णगिरी भी कहते हैं। कि सुवर्णगिरी और स्वर्णगिरी में अंतर है, तो स्वर्णगिरी और सुवर्णगिरी में किसको कहते हैं ये आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। जैसलमेर के किले का इतिहास 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। 2.5 साके का मतलब ये है कि 2 बार तो केसरिया भी हुआ और जौहर भी हुआ, लेकिन तीसरी बार जो हुआ तब केसरिया तो हुआ पर जौहर नहीं हो पाया। क्या रीज़न था देखते हैं। पहला साका अजमेर के शासक मूलराज के समय हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। तो ज़्यादातर जौहर जो करवाए हैं राजस्थान में, चाहे आप रणथंभौर का ले लें, चाहे चित्तौड़ का ले लें, चाहे जालोर का ले लें, ये सब करवाए हैं अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा साका रावल दूदा के समय हुआ, जब फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। तो पहला हुआ अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा हुआ फिरोज शाह तुगलक के समय। तीसरा अर्ध शाका 1550 में हुआ, जब जैसलमेर के शासक लूणकरण सर ने क्या किया। लूणकरण ने कंधार के शासक अमीर अली को शरण तो दे दी, पर अमीर अली ने बाद में विश्वासघात करते हुए लूणकरण पर आक्रमण कर दिया। लूणकरण ने अपने साथियों के साथ लड़ता हुआ वीर गति से प्राप्त हुआ, लेकिन साथ ही उन्होंने हरा दिया था अमीर अली को। तो इस वजह से अंतिम रूप से भाटी विजयी रहे, अतः जौहर नहीं हुआ, और यह घटना कहलाती है अर्ध साका। अकबर के नागौर दरबार 1570 ईस्वी में हर राय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो हर राय भाटी था जैसलमेर का, और उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था अजमेर के साथ। तो भाटी वंश का अंतिम शासक जवाहर सिंह था। हम बात करते हैं भरतपुर का जाट राजवंश एवं इस वंश के प्रतापी राजा। जाट एक कृषक जाति है, जिसका राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। 1669 मतलब 1669 में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने अपने नेता गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। गोकुल को मार दिया गया, पर उसके जो अनुयायी थे राजा राम, उन्होंने इनके बाद जारी रखा वो संघर्ष। राजा राम की मृत्यु के बाद भी उसके भतीजे चूड़ामन जाट ने जाटों को नेतृत्व प्रदान किया था। चूड़ामन भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक चूड़ामन था। तो भरतपुर राज्य की स्वतंत्र रूप से स्थापना की थी चूड़ामन ने मथुरा एवं आगरा के मुगल इलाकों में धावे बोलकर मुगल शक्ति को झकझोर दिया। मुगल सम्राट ने कछवा नरेश बिशन सिंह को चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा, पर उसे सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे चूड़ामन ने शक्ति प्राप्त की और थून नामक स्थान पर किला बनाकर अपना राज्य स्थापित किया। आगे आते हैं बदन सिंह 1723 से 1756। बदन सिंह जाट नेता चूड़ामन का उत्तराधिकारी था। जयसिंह ने इसे ब्रजराज की उपाधि एवं जागीरें भी प्रदान की थी। तो जयसिंह ने प्रदान की इसको ब्रजराज की उपाधि। तो ब्रजराज की उपाधि किसको प्रदान की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, बदन सिंह को। बदन सिंह ने डीग को अपना निवास स्थान बनाया। तो डीग में जो आप महल देखते हैं जल महल, वो बनाया गया है बदन सिंह के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने कुम्हेर भरतपुर बैर में भी दुर्गों का निर्माण करवाया। बदन सिंह शांति प्रिय शासक था। उसने जाट कछवा मैत्री कर अपने राज्य का विस्तार किया था, और डीग में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आते हैं महाराजा सूरजमल। तो महाराजा सूरजमल बदन सिंह का पुत्र और उत्तराधिकारी था। सूरजमल ने भरतपुर में नवीनगढ़ का निर्माण करवाया और उससे अपनी राजधानी बनाया। तो भरतपुर में जो बेहतरीन किला है वो है लोहागढ़। इसने जयपुर के साथ मैत्री और सहयोग की नीति का अनुसरण किया। जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी के लिए उत्तराधिकारी जब संघर्ष हुआ, तो इसने पक्ष लिया ईश्वरी सिंह का। 1760 ईस्वी में यह अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ने भी गया था, मगर मराठा सेना नायक सदाशिव राव भाऊ के जो व्यवहार था उससे खिन्न होकर ये वापस भरतपुर लौट आए। पानीपत की पराजय के बाद मराठों को सूरजमल ने शरण एवं सहायता दी। 1763 ईस्वी में रूहेलों के विरुद्ध युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई। इस युद्ध में सूरजमल का प्रतिद्वंदी नजीब खान था। उसने सूरजमल की मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर ही विश्वास किया। वो इतना डरता था कि उसको लगा कि शायद सूरजमल जो है वो अभी मरे नहीं, और वो इतने वीर राजा थे कि मृत्यु के पश्चात भी उनका भय व्याप्त था। यह सूरजमल का अपने शत्रुओं के मन में खौफ का एक बड़ा उदाहरण है। महाराजा सूरजमल के बारे में लिखते हुए कली का रंजन कानूनगो ने लिखा है, उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाला अदम्य साहस की भावना भी थी। अब बात करते हैं हम करौली के
राजवंश की। तो करौली का राजवंश स्वयं को मथुरा की शूरसेन शाखा से संबंधित करते हुए अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। करौली के यादव वंश की स्थापना की गई थी विजयपाल के द्वारा। तो जो भी राजवंश है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक टेबल बना के उसमें लिख सकते हैं। तो मैं एक टेबल बना दूंगा आपके लिए जिसमें किस किस राजवंश की स्थापना किसने की, उसमें सारी डिटेल आपके पास होगी। तो विजयपाल ने की थी करौली राजवंश की स्थापना। इसने बयाना को अपनी राजधानी बनाया। अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बसाया जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। तो कल्याणपुर ही वर्तमान में बना करौली। धर्मपाल द्वितीय ने 1650 में करौली को अपनी राजधानी बनाया। गोपाल लाल ने करौली के मदन मोहन मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो मदन मोहन मंदिर जो है वो काफ़ी फेमस मंदिर है जिसका निर्माण करवाया था इन्होंने। तो एक बार आप देख लेते हैं मदन मोहन मंदिर के बाहर का गेट कैसा है। देखिए ये है मदन मोहन मंदिर करौली का। तो मदन पाल को करौली का शासक बनाया गया बाद में, लेकिन इनके शासक बनने से पहले डलहौजी था, वो सोच रहा था कि वो करौली को विलय कर ले, लेकिन बाद में डायरेक्टर्स की सिफारिश के बाद मदन पाल को ही करौली का शासक बनाया गया और डलहौजी जो इसको अनेक्स करना चाहता था उसकी योजना विफल हो गई और गोपाल लाल ने बनाया था मदन मोहन मंदिर। परमार वंश के बारे में देखते। परमार का शाब्दिक अर्थ होता है शत्रु को मारने वाला और प्रतिहारों की शक्ति कम होने के उपरांत भी परमारों की राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई। मतलब राजनीतिक शक्ति में तो वृद्धि हुई लेकिन उनकी शक्ति कम होने के पश्चात भी राजनीतिक शक्ति उनकी धीरे धीरे बढ़ती रही। तो आबू के परमार वंश का संस्थापक धूम राज था, लेकिन इनकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। तो संस्थापक कौन था? धूमराज। ये आपको ध्यान रखना है। आबू के परमार वंश का संस्थापक था धूमराज। पड़ोसी होने के कारण आबू के परमारों का गुजरात के शासकों से भी लगातार संघर्ष चलता रहा। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरणी वराह को राष्ट्रकूट धवल की शरण लेनी पड़ी, लेकिन कुछ समय बाद धरणी वराह ने आबू पर पुनः अधिकार कर लिया। विक्रम देव का प्रपौत्र धारावश आबू के परमारों का शक्तिशाली शासक था। इसने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व भी किया था। उसने सोलंकियों की अधीनता का जुआ उतार फेंका। उसने नाडोल के चौहान से अच्छे संबंध रखे। उसके पुत्र सोम सिंह के शासन में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लूण वसही नामक नेमिनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो आबू के देलवाड़ा गांव में लूण वसही नामक नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था तेजपाल ने। तो ये आपको ध्यान रखना है और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये मंदिर। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मंदिर को। यह है देलवाड़ा का जैन मंदिर जिसे लूण वसई के नाम से भी जाना जाता है। ये नेमिनाथ भगवान का मंदिर है। अब बात करते हैं मराठों का राजस्थान में प्रवेश। तो जितना भी राजवंश थे उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपकी जो क्लास की बुक में दे रखा है वो इतना ही दे रखा है। मराठों का राजस्थान में प्रवेश। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा था औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो इसी दौरान पेशवाओं के कुशल नेतृत्व, जब पेशवा थे उनकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो मराठा जो थे उन्होंने राज करना या कब्जा करना शुरू कर दिया दिल्ली की तरफ, और दिल्ली की तरफ में आता था राजस्थान भी। यद्यपि गुजरात और मालवा दोनों पर ही मराठों का प्रभाव कायम होता जा रहा था, किंतु अभी तक किसी मराठा सेनानायक ने राजपूताना में प्रवेश नहीं किया था। तो जब ये महाराष्ट्र से चले तो इन्होंने मालवा पर गुजरात पर अधिकार कर लिया, पर यह स्थिति अधिक दिनों तक रही नहीं। इन्होंने बाद में राजपूताने पर भी अपना अधिकार कर लिया और इसका कारण था राजपूताना में जो गृह कलह चल रही थी उसके कारण से। राजस्थान में पारस्परिक गृह कलह के मुख्य 3 केंद्र बन गए थे। एक तो बूंदी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिसमें जय सिंह ने भी हस्तक्षेप किया था। एक जयपुर में जो ईश्वरी सिंह थे उससे संबंधित था, और एक जोधपुर। तो क्या था ये तीनों संघर्ष, देखते हैं। बूंदी उत्तराधिकारी संघर्ष। सवाई जय सिंह अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। उसके राज्य की सीमा पर स्थित बूंदी राज्य का राजा बुद्ध सिंह जय सिंह का बहनोई था। इधर जय सिंह जो था वो अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ था, और उधर जब उसका राज्य था बूंदी की तरफ, तो बूंदी के तरफ जो राजा था वो था बुद्ध सिंह, जो कि अपोज कर रहा था जय सिंह का। अब 1727 तक तो इनमें काफ़ी अच्छे संबंध बने रहे, परंतु अचानक दोनों के संबंध तनावपूर्ण हो गए और अंत में बिल्कुल टूट गए और दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गए। तो महाराव बुद्ध सिंह जय सिंह की बहन, जो कि कछवा रानी के नाम से भी प्रसिद्धि, उससे घृणा करने लगा
और अपनी चुंडावत रानी के इशारे पर काम करने लगा। कुछ दिनों बाद बुद्ध सिंह ने कछवाई रानी से उत्पन्न पुत्र भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से भी इनकार कर दिया और जयसिंह इस बात से क्रोधित हो गया। देखिए यहाँ पर ये क्रोध दिखा रहा है, लेकिन आगे जाके आप देखोगे कि यही जयसिंह जो है वो भवानी सिंह को मरवा देता है और राजा बनाता है अपने बेटी के पति को। अतः उसने बुद्ध सिंह को सिंहासनच्युत करने का निश्चय लिया। जब महाराव बुद्ध सिंह किसी कारणवश अपनी राजधानी से दूर गया हुआ था तो उसकी अनुपस्थिति में जयसिंह ने अपनी सेना भेजकर बूंदी के दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा करवड़ा के जागीरदार हाड़ा हालिम सिंह के द्वितीय पुत्र दलेल सिंह को 1730 में बूंदी की गद्दी पर बिठा दिया। देखिए यहाँ इसने बिठा दिया है दलेल सिंह को बूंदी की गद्दी पर और बाहर कर दिया अपने बहनोई को। जयसिंह की इस कार्यवाही ने कुछ ही वर्षों बाद मराठों को राजपूताना में राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका दे दिया। 1732 में जयसिंह ने अपनी पुत्री कृष्ण कुमारी का विवाह कर दिया दलेल सिंह के साथ, जिसको इसने राजा बनाया था। जयसिंह ने दलेल सिंह का रास्ता साफ करने हेतु भवानी सिंह की भी हत्या करवा दी। तो इसने अपने भांजे की हत्या भी करवाई ताकि दलेल सिंह जो है वो आराम से राज कर सके। इस घटना ने कछवाई रानी को जयसिंह का विरोधी बना दिया। तो ऑब्वियस है उसकी बहन जो थी वो उसका विरोधी बन गई। क्यों? क्योंकि उसने अपने भांजे की हत्या करवा दी थी। अब मराठाओं से मदद मांगनी शुरू की किसने? कछवाही रानी। तो मराठे इस अवसर की तलाश में थे। अतः 18 अप्रैल 1734 को मल्हारराव होलकर और राणोजी सिंधिया ने के नेतृत्व में मराठा सेना ने बूंदी पर चढ़ाई करी। 4 दिन के बाद संघर्ष के बाद 22 अप्रैल को बूंदी पर मराठों का हो गया अधिकार। बूंदी में महाराव उम्मेद सिंह, यह बुद्ध सिंह का पुत्र था। इस समय बुद्ध सिंह अफीम व शराब की मस्ती में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था का शासन वापस स्थापित हो गया। अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कछवाई रानी ने होलकर के राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया। चूंकि उम्मेद सिंह अभी छोटा था अतः प्रताप सिंह को शासन कार्य सौंपा गया। प्रताप सिंह दलेल सिंह के ही बड़े भाई थे। देखिए हमने बीच में हुरड़ा सम्मेलन की बात की थी, जैसे जयसिंह जो थे उसने एक हुरड़ा सम्मेलन की स्थापना की थी मराठों से लड़ने के लिए। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या था। मालवा गुजरात बुंदेलखंड में मराठों को रोकने में मुगल शासन की असफलता तथा राजपूत शासकों के आंतरिक झगड़ों में मराठों के इस हस्तक्षेप के कारण राजस्थान के समस्त विचारशील शासकों की आंखें खोल दी। देखिए उस समय मुगल सम्राट थे जो काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे और ये जो राजपूत राजा थे वो आपस में लड़ रहे थे। इसका फ़ायदा उठाते हुए मराठों ने कोशिश की राजस्थान पे कब्जा करने की और काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे। तो इसी के बाद क्या होता है, जब इनको लगा कि यार ये तो गलत हो रहा है, तो मराठों का सफलतापूर्वक सामना कर सकने के आवश्यक उपाय सोच निकालने के लिए सवाई जयसिंह ने राजस्थान के सारे शासकों को हुरड़ा में एकत्रित करने का प्रयास किया। 16 जुलाई 1734 ईस्वी को पूर्व निश्चित स्थान हुरड़ा में सम्मेलन आरंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के नए महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। तो यहाँ की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? वो की थी जगत सिंह ने, जो कि थे मेवाड़ के महाराणा। और ये सम्मेलन किसने ऑर्गेनाइज किया था? ये सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया था सवाई जयसिंह ने। तो सवाई जयसिंह के अलावा जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का बख्त सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का दुर्जनसाल, बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल दास, किशनगढ़ का राज सिंह आदि छोटे बड़े नरेश इस सम्मेलन में उपस्थित हुए। परंतु आपस में काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद भी शासक एक समझौते पर हस्ताक्षर तो कर दिए, पर उस समझौते को ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। इस समझौते में उन्होंने कहा कि हम सभी शासक एकता बनाए रखेंगे और एक का अपमान सभी का अपमान समझा जाएगा। जैसे कि आज की तारीख में हम देखते हैं नाटो के बारे में, एक पर हमला सभी नाटो सदस्यों पर हमला समझा जाएगा। तो कोई राज्य दूसरे राज्य के विद्रोह को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। मराठों के विरुद्ध वर्षा ऋतु के बाद कार्रवाई आरंभ की जाएगी, जिसके लिए सभी शासक अपनी सेनाओं के साथ रामपुरा में एकत्रित होंगे और यदि कोई शासक किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सकता तो वह अपने पुत्र अथवा भाई को भेजेगा लड़ने के लिए। किंतु इस सम्मेलन की योजनाएं कभी भी धरातल पर नहीं उतरी। प्रत्येक शासक के अपने स्वार्थ थे और जब सभी लोग अपने अपने स्वार्थ लेकर काम करते हैं तो कभी भी एक स्कीम नहीं बन सकती, वो सफल नहीं हो सकती। जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष, अब बात कर ले जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष की। 1708 में सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुवरी बाई से विवाह किया था। विवाह के पूर्व जयसिंह ने इकरारनामे पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके अनुसार मेवाड़ की राजकुमारी से जो पुत्र पैदा होगा वही बनेगा राजा, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। जयपुर के राज सिंहासन पर बैठने की बात कही गई थी। तत्पश्चात 1722 ईस्वी में जयसिंह की खींची रानी सूरज कुंवर से एक पुत्र ईश्वरी सिंह भी उत्पन्न हुआ। तो ईश्वरी सिंह था वो बड़ा था और मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुवरी से
बेटा पैदा हुआ माधो सिंह। तो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह बनना चाहिए था राजा ईश्वरी सिंह को, पर जयसिंह ने जैसा वचन दिया था उसके अनुसार राजा बना माधो सिंह। अतः जयसिंह के बाद माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष निश्चित हो गया। सितंबर 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठा, किंतु माधो सिंह 1708 के इकरारनामे के आधार पर जयपुर राज्य गद्दी का दावा किया। इस प्रकार ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में गृह कलह आरंभ हो गया और दोनों पक्षों की ओर से मराठा से सहायता प्राप्त करने के प्रयत्न भी आरंभ हो गए और मराठाओं को मौका मिल गया जयपुर की राजनीति में हस्तक्षेप करने का। तो माधो सिंह गए मल्हार राव होलकर से सैनिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, और इसके बदले में होलकर ने कहा कि 20 लाख रुपए तुम्हें मुझे देने होंगे। उधर ईश्वरी सिंह ने भी राणोजी सिंधिया से सहायता प्राप्त कर ली। फरवरी 1745 में माधो सिंह ने जयपुर पर चढ़ाई कर दी, किसकी सहायता लेकर? मल्हार राव होलकर की सहायता से। किंतु ईश्वरी सिंह ने अपना मराठा साथियों की सहायता से माधो सिंह और उसके सहयोगियों को परास्त कर खदेड़ दिया। माधो सिंह ने एक बार फिर मल्हार राव से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक प्रतिनिधि को कालपी भेजा और सैनिक सहायता के लिए उसे 2 लाख रुपए देने का वचन दिया। अब माधो सिंह जब हार गया तो सोचा कि वापस सहायता मांगता हूँ, क्योंकि मराठा जो थे वो सिर्फ पैसा लेके युद्ध करते थे, वो किसी के भी सगे नहीं थे। मल्हार राव ने अपने पुत्र खांडे राव को 1000 सवारों के साथ इन तीनों राजपूतों की सहायता करने के लिए भेजा। फलस्वरूप 1 मार्च 1747 को दोनों पक्षों के बीच राजमहल नामक स्थान पर भीषण युद्ध हुआ और राजमहल के इस युद्ध में ईश्वरी सिंह विजय हुआ। तो राजमहल के युद्ध तक पेशवा का बहुत कुछ झुकाव ईश्वरी सिंह की ओर था, किंतु राजमहल के युद्ध के बाद महाराणा जगत सिंह जो कि मेवाड़ का शासक था, उसने पैसा दिया मेवाड़ मराठाओं को, और उस पैसे के लालच में इन्होंने अपना पक्ष बदल लिया और भी ईश्वरी सिंह की जगह साथ देने लगे माधो सिंह का। और मेवाड़ ने इसकी सहायता की कि माधो सिंह जो पुत्र था वो था चंद्रकुबरी का, और चंद्रकुबरी रानी थी मेवाड़ की। इसके बाद बगरू नामक स्थान पर मराठों के साथ ईश्वरी सिंह की मुठभेड़ हुई। 6 दिनों के युद्ध में ईश्वरी सिंह पराजित हो गया। यद्यपि इस समय जाट शासक सूरजमल ने ईश्वरी सिंह की तरफ से लड़ते हुए बड़े साहस का परिचय दिया था और उसे माधो सिंह को 4 परगने देने। अब जब ये युद्ध हुआ तो इसके बाद डिसाइड हुआ कि माधो सिंह को 4 परगने दे दिए जाएंगे और उमेश सिंह को बूंदी राज्य लौटाने तथा मराठों को भारी धनराशि देने के लिए भी विवश होना पड़ा। अब ये जो ईश्वरी सिंह को काफ़ी पैसे देने थे मराठों को, तो इससे ये बहुत ज़्यादा व्यथित था, क्योंकि इसके पास उतना धन नहीं था कि वो मराठों को संतुष्ट कर सके। ईश्वरी सिंह ने जो रुपये मराठों को देने का वायदा किया था वह उन्हें नहीं दे सका। होलकर इस धन की वसूली तो जयपुर के बड़ा मार्ग में उससे जयपुर का राजू 2 लाख रुपए के साथ मिला, पर होलकर इससे खुश नहीं था। उसकी महत्वाकांक्षा ज़्यादा थी, वो बहुत ज़्यादा धन लेना चाहता था। उसने जयपुर की ओर जब बढ़ना शुरू किया तो ईश्वरी सिंह को जब ये सूचना प्राप्त हुई तो वो इतने ज़्यादा भयभीत हुए कि उन्होंने निराश होकर आत्महत्या कर ली। अब होलकर ने माधो सिंह को बुलवाकर उससे जयपुर की गद्दी पर बिठाया। माधो सिंह की गद्दी पर बैठते ही मराठाओं ने उसके सामने भी धन संबंधी अपनी लंबी चौड़ी मांग रखी। मराठाओं का एक ही उद्देश्य था, धन की प्राप्ति। तो अब वो धन उनको चाहिए था माधो सिंह से। माधो सिंह ने भी निश्चय कर लिया कि वो मराठों को सबक सिखाएगा और उसको एक सुनहरा अवसर मिल गया 1751 में। इस दिन लगभग 4000 मराठों ने नवनिर्मित जयपुर नगर के कलात्मक मंदिरों व बाजारों को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया और डिसाइड किया, और माधो सिंह ने डिसाइड किया कि वो मराठों का कत्लेआम शुरू कर देगा जब वो नगर में होंगे। तो उसने सारे गेट बंद करवा दिए और मराठों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। राजस्थान की राजनीति में राजपूत मराठा संघर्ष की एक नई उलझन यहीं से प्रारंभ हुई और उसके बाद आगे चलकर इन दोनों जातियों में काफ़ी समय तक युद्ध होता रहा। देखिए अब हम बात करते हैं तुंगा के युद्ध की। तो तुंगा का युद्ध है, इसके बारे में देखिए तुंगा के युद्ध में क्या हुआ था। जयपुर राज्य और मराठा के मध्य चौथ को लेकर, चौथ मतलब होता है कि कुछ कर वसूल करना, तो उसको लेकर बार बार क्या होता रहता था, विवाद होता रहता था। तो फलस्वरूप मराठे महाजी सिंधिया के नेतृत्व में और जयपुर राज्य में लूटपाट मचाया करते। मराठों की इन हरकतों से परेशान होकर जयपुर का तात्कालिक शासक प्रताप सिंह इनसे मुक्ति का प्रयास कर रहा था। तो इसी बात को लेकर प्रताप सिंह और मराठा के बीच एक युद्ध हुआ जिसे हम बोलते हैं तुंगा का युद्ध। लालसोट के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठों मतलब महाजी सिंधिया और राठौड़ कछवा गठबंधन की सेना के मध्य जो युद्ध हुआ, भयंकर रक्तपात भी हुआ। इस युद्ध में कोई भी विजित नहीं रहा, लेकिन महाजी सिंधिया पीछे हट गया और राजपूत सेना का पलड़ा रहा भारी।
तुंगा के युद्ध के बाद भी मराठे राजपूत राज्यों पर अपना प्रभुत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अतः मराठों व राजपूतों के मध्य 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध हुआ, जिसमें मराठा सेना को निर्णायक विजय मिली। राजपूत सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए ये जो तुंगा का युद्ध है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुंगा के युद्ध में प्रताप सिंह ने कई राजाओं, जैसे जोधपुर के राजाओं और अन्य शिवपुर, करौली इत्यादि के राजाओं के साथ मिलकर एक संगठन बनाया और संगठन के साथ युद्ध किया था। किसके साथ? मराठाओं के साथ। इसलिए युद्ध भी जो हुआ था वो काफ़ी हद तक सफल रहा था राजपूतों के लिए। लेकिन बाद में जब वो युद्ध होता है अगला, जिसमें मराठा जो है वो जीत जाते हैं फाइनली रूप से, और राजपूतों को सेना को करना पड़ता है आत्मसमर्पण। यह है पाटन का युद्ध। तो जयपुर शासक प्रताप सिंह ने मराठों से मुक्ति का एक और प्रयास किया। उसने जोधपुर की सहायता से 16 अप्रैल 1800 को मालपुरा में पुनः मराठों से युद्ध किया, किंतु इस बार भी विजय मराठों के हाथ ही लग गया था। जयपुर राज्य को पुनः मराठों से संधि करनी पड़ी। तो ये जो है आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं कौन कौन से युद्ध कब कब लड़े गए थे। हम बात कर रहे थे कृष्णा कुमारी विवाद की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी, जिससे विवाह को लेकर जयपुर के शासक जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराजा भीम सिंह की पुत्री थी, जिसका विवाह मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ तय हुआ था, परंतु भीम सिंह की मृत्यु हो जाने की वजह से जो महाराणा भीम सिंह, किंतु विवाह से पूर्व जब भीम सिंह की मृत्यु हो गई तो भीम सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी का रिश्ता जयपुर के राजा जगत सिंह के साथ तय कर दिया। जब जगत सिंह के साथ रिश्ता तय कर दिया तो इस बात पर मारवाड़ के जो नए शासक थे मान सिंह, उन्होंने कहा कि ये गलत है, उसकी शादी मुझसे की जाए। इस घटना और मेवाड़ के राजा जो थे भीम सिंह, वो नहीं चाहते थे कि मान सिंह के साथ कृष्णा कुमारी का विवाह किया जाए। इसी घटनाक्रम के कारण एक बार मराठों एवं अमीर खां पिंडारी को मेवाड़ व मारवाड़ की आंतरिक स्थिति में हस्तक्षेप करने का पुनः मौका मिल गया। अब उसने क्या किया? उसने कहा राजा को कि या तो आप कृष्णा कुमारी को जहर दे दो या फिर कृष्णा कुमारी का विवाह कर दो मान सिंह के साथ। लेकिन मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह नहीं चाहते थे मान सिंह के साथ कृष्णा कुमारी की शादी करना, अतः उन्होंने अपनी पुत्री को जहर दे दिया। 16 वर्षीय अपनी पुत्री की यह हत्या मेवाड़ के भीम सिंह पर ही नहीं, समस्त मेवाड़ की शान पर एक धब्बा था। राजस्थान में मराठा के हस्तक्षेप का ये सबसे काला अध्याय है। अब हम देखते हैं जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण उलझन जोधपुर राज्य के उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर उत्पन्न हुई और वह कई वर्षों तक चली। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का भाई था बख्त सिंह। अभय सिंह को गद्दी से हटाने कर वह खुद राजा बनना चाहता था। कौन? बख्त सिंह। अभय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था राम सिंह, वो जोधपुर की गद्दी पर बैठ गया और बख्त सिंह अभी भी वैसा का वैसा ही रह गया जो कि राजा बनना चाहता। तो बख्त सिंह ने राम सिंह को परास्त कर उसे जोधपुर की गद्दी हथिया ली। राम सिंह भागकर जयपुर आए और माधव सिंह से शरण प्राप्त कर मराठों के से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। माधव सिंह ने भी मराठों से सहायता ली थी ईश्वरी सिंह को हराने के लिए, और यहाँ राम सिंह जो है वो भी सहायता लेना चाहता है किससे? मराठों से। 1752 में जब बख्त सिंह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया तब उसका विरोध करने के लिए मराठों को एक नया कारण मिल गया, क्योंकि मराठे स्वयं अजमेर पर अधिकार करना चाहते थे। तो बख्त सिंह ने जब अजमेर पर अधिकार कर लिया, उधर से राम सिंह ने भी उनसे संपर्क कर लिया था और इधर अजमेर को मराठे अपने में हासिल करना चाहते थे, तो मराठों को कारण मिल गया बख्त सिंह से लड़ने का। 21 सितंबर 1752 को बख्त सिंह की मृत्यु हो गई। तब उसका पुत्र विजय सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। उधर राम सिंह जोधपुर की गद्दी प्राप्त करने के लिए मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करता रहा। अतः जून 1753 ईस्वी में रघुनाथ राव ने राम सिंह को पुनः जोधपुर की गद्दी बैठाने के लिए जयप्पा सिंधिया को जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 15 सितंबर 1753 को मेवाड़ के पास दोनों पक्षों में भीषण युद्ध, जिसमें विजय सिंह जो कि बख्त सिंह का पुत्र था, परास्त होकर नागौर की तरफ भागा और नागौर के दुर्ग में उन्होंने शरण ली। विजय सिंह मराठा से लंबे समय तक मुकाबले की स्थिति में न था, इसलिए वह संधि करने को विवश हो गया और 1756 में इनके बीच में संधि हुई, जिसकी शर्तें इस प्रकार हैं। अजमेर और गढ़ बीठली मतलब तारागढ़ मराठों के अधिकार पर रहेंगे। जालोर सहित आधा मारवाड़, जिसमें सांबर, मारोड, सोजत, परबसर की केकड़ी के 84 गांव भी सम्मिलित थे, राम सिंह का अधिकार मान लिया गया उन पर, और जोधपुर, नागौर तथा मेड़ता पर विजय सिंह का प्रभुत्व मान लिया गया। तो इस तरह से बंटवारा होने लगा मारवाड़ का।
विजय सिंह ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए मराठा को देना स्वीकार कर लिया, जिसमें 25 लाख प्रथम वर्ष और शेष राशि अगले 2 वर्षों में दी जानी थी। राम सिंह ने अपनी सहायता के बदले मराठा को 5 लाख रुपए देना स्वीकार किया। मराठा को चारों तरफ से चांदी चांदी, इधर वो राम सिंह से भी पैसे आए थे, उधर विजय सिंह से भी। जोधपुर राज्य 1.5 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में मराठों को देगा। राम सिंह द्वारा विजय सिंह की सीमा का अतिक्रमण करने पर विजय सिंह को अधिकार होगा राम सिंह के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने का। तो राजस्थान के उपयुक्त प्रमुख राज्यों के साथ साथ लगभग सभी राज्यों में मराठाओं का प्रवेश और उनका हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया था। केवल बीकानेर और जैसलमेर 2 ऐसे राज्य थे जो मराठों की लूटमार से बचे रहे। तो ये आपको ध्यान रखना, जैसलमेर और बीकानेर। शेष संपूर्ण राजस्थान पर धीरे धीरे मराठाओं का वर्चस्व स्थापित हो गया और आगे चलकर मराठाओं के सहयोगी रहे पिंडारियों, जो कि एक तरह से लुटेरे थे, ने भी अपना स्वतंत्र दल स्थापित कर राजस्थान में लूटमार प्रारंभ कर दी। राजस्थान के राज्य कभी भी अधिक संपन्न ना रहे और अब तो उनकी आर्थिक दशा अत्यंत खराब होने लगी। तो ये था राजस्थान का इतिहास। अगला चैप्टर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के विभिन्न लोक देवता। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस करते रहिए। गुड बाय।